हाय, गुड आफ्टरनून। मैं सबसे पहले यूपीपीसीएस मेंस के जिन बच्चों ने कल परीक्षा दी है, 3 दिन की परीक्षा के बाद उन लोगों को रिलीफ मिला है, उन सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जल्दी ही ये परीक्षा पास करके और न्याय व्यवस्था के अंदर अपना योगदान प्रदान करना शुरू करें। मैं यहाँ पर इस फोरम से आपको एक चीज इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात इन्फॉर्म करते हुए कि जब बच्चे परीक्षा देकर गए यूपीपीसीएस मेंस की, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि उन्होंने जब प्रोसीजर एंड एविडेंस का पेपर लॉ 2 देखा और उसका पहला क्वेश्चन देखा तो उनकी आंखों में बहुत खुशी आई। इसलिए आई, उन्होंने देखा कि वो जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम टेक्स्ट पर था जो हमने केस स्टडी 1 सिविल लॉ में अपनी जजमेंट राइटिंग के क्रैश कोर्स में टेकअप किया था अपनी लैब में करने के लिए। क्या क्या करने के लिए? उसमें हमें प्लेन राइटिंग करनी थी, डब्ल्यूएस राइटिंग करनी थी और हमने उसमें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और निर्णय करना था, जजमेंट करनी थी। हमारा ये फोरम हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों बच्चों की नीड को पूरा करता है। हमने उसमें दोनों द्विभाषीय तरीके से बच्चों को ये स्किल क्रिएट करने के लिए अपना एक कोर्स चलाया था, स्पेशल कोर्स 20 मार्च से 20 मई तक 2 महीने में हमने उनको क्रिमिनल और सिविल दोनों के लिए, दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों के लिए हमने जजमेंट राइटिंग स्किल में चार्ज कैसे फ्रेम करते हैं, जजमेंट कैसे लिखनी है क्रिमिनल कोर्ट की, क्रिमिनल केसेस की, सिविल केस में सिविल कोर्ट के अंदर हमें प्लेन कैसे लिखनी है, डब्ल्यूएस कैसे लिखना है, हमें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कैसे करने हैं और फिर जजमेंट कैसे। ये हमने अपना टास्क लिया था जो हमने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ। हमारा जो ये क्वेश्चन था केस लॉ 2 का, वो जो नाम देखते हैं, देखिए ये था लॉ पेपर 2 प्रोसीजर एंड एविडेंस, 200 मार्क्स का। और इसका प्रथम क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वादी ए एक मकान का स्वामी है, उसके एक हिस्से में प्रतिवादी बह रहता है, प्रतिवादी ने पिछले 10 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है, वादी इस आधार पर मकान खाली कराना चाहता है और मकान का किराया वसूलना चाहता है और उपरोक्त तथ्यों का मकान पर आधार पर आपको मकान खाली करना है, बकाया किराया वसूल करने हेतु आपकी ओर से 5 पत्र लिखना है। इंग्लिश में, plaintiff pays the owner of the house in one of the portions defendant resides. The defendant has not paid rent for 10 months. Last 10 months, on that very ground, the plaintiff wants to get his house vacated and also to recover the areas of rent. On the above noted facts, draft a plaint on behalf of A for eviction and recovery. इसका B पार्ट है, draft a statement on behalf of B in the reply to plaint of A, and third part है claim issues on the aforesaid pleadings. अब हम दिखाते हैं आपको कि हमने अपना जजमेंट राइटिंग में, जब हमने केस स्टडी ली, जजमेंट राइटिंग की, ये हमारा जजमेंट राइटिंग का सिविल कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का हमारा टास्क था, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेट, रिटन स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड देयर आफ्टर जजमेंट। और हमने पहली केस स्टडी जो ली थी वो हमारी केस स्टडी है, देखिए दिस इज आवर केस स्टडी, सेम फैक्ट्स। Plaintiff A is the owner of the house in one of the portion defendant B resides. The defendant has not paid rent for last 10 months. On this very ground, the plaintiff wants to get his house vacated and also to recover areas of rent. On the above facts, draft a plaint on behalf of the patient. हमें क्या क्या काम करना था? ड्राफ्ट करना था प्लेंट को, रिटन स्टेटमेंट करनी थी, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, देन डिसाइड बाय राइटिंग द जजमेंट। देखिए फिर हमने अपने लेक्चर 35 में हमने ये प्लेन राइटिंग कराई थी। लेक्चर 35 जो कि हमने 18 ऑफ मई को डिलीवर किया था, उसमें हमने ये प्लेन राइटिंग कराई थी। ये प्लेन है और मैं अभी आपको अपना वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे हमने बताया कि प्लेन लिखने के लिए हमें कैसे फॉर्मेट अडॉप्ट करना है, हमें क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी है। मैंने बच्चों को क्लियर किया कि इट इज लाइक ए एप्लीकेशन, इट इज लाइक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर पॉज एंड फॉर रिलीफ। जैसे कि हम अपनी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में एप्लीकेशन लिखते थे प्रिंसिपल को लीव के लिए, बिल्कुल प्लेन जो होती है उसी तरह की एक पिटीशन और एप्लीकेशन होती है और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। मैंने उसमें ये क्लियर किया था
कि हमें जुरिडिक्शन के हिसाब से पहले कोर्ट का नाम लिखना है, फिर पार्टी का नाम लिखना है, एंड दिस इज द फॉर्मेट विद टाइटल, और इस तरह से हम प्लेन लिखेंगे। और उस लेक्चर में मैंने बताया था कि प्लेन के पार्ट 2 होते हैं, एक में हम फैक्शन इशू करते हैं, दूसरे में हम लीगल इशू करते हैं। फिर हमने आप उनको क्लियर किया था कि हमने प्लेन लिखने के बाद ये क्लेम क्लॉज होती है जिसमें कि प्लेंटिफ जो है अपना रिलीफ या क्लेम मांगता है। उसके बाद हमने बताया कि वेरिफिकेशन जरूरी है कि कोर्ट में लग रही है प्लेन, और कोर्ट को हमें वेरीफाई करना है कि हम अपने कंटेंट को ओन करते हैं। और फिर इसके बाद प्लेंटिफ अपने थ्रू काउंसिल अपने नाम डालता है, बिकॉज दिस इज एटीट्यूड टू द कोर्ट। ये प्लेन बेसिकली कोर्ट का एक एप्लीकेशन है। उसके बाद हमने ये बताया था कि हम कैसे डब्ल्यूएस करेंगे, यानी कि प्लेट का जवाब डिफेंडेंट कैसे देगा, और उसका फॉर्मेट क्या है। ये प्लेट के साथ एफिडेविट लगना जरूरी है। ये हमने एफिडेविट बताया था उन्हें कि प्लेट जैसे करेंगे एफिडेविट भी लगेगा, ताकि प्लेंटिफ ये कह सके कि मैंने पूरी तरह से अपने आप को इस एफिडेविट में लिखे हुए हर कंटेंट को ऑन रखता हूँ, और वहां पर डिपेंडेंट लिखेगा अपने आप को, प्लेंटिफ नहीं लिखेगा क्योंकि वो शब्द देगा। उसके बाद हमने बच्चों को उस क्लास में रिटर्न स्टेटमेंट इन्हीं फैक्ट्स पर हम कैसे लिखेंगे, उसके क्या क्या फॉर्मेट है, और ये बताया था कि ऑर्डर 8 में हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑर्डर 7 में हम प्लेट लिखते हैं, और ऑर्डर 6 में हम प्लेटिंग्स के पूरे डिवीजन नोट लिखते हैं। तो हमें सीपीसी के शेड्यूल 1 के हिसाब से ऑर्डर्स और रूल्स को भी ध्यान में रखते हुए लिखना है। तब हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगाई थी उन्हें, और उन्हें बताया था कि हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हुए डिफेंडेंट जो है पैरावाइज स्पेसिफिक डिनाइल करता है। स्पेसिफिक अगर उसे कोई स्पेसिफिक फैक्ट्स बताने हैं, नए फैक्ट्स बताने हैं, तो उसने अपने फैक्ट्स इसी में डालते हैं। देखिए हमारे इस वाले केस में हमारे डिफेंडेंट ने पहले 2 पैराग्राफ को एडमिट किया था, इसको डिनाई किया था, और आगे उसने इस तरह से लीगल इश्यूज को आंसर किया है, जिसमें उसने कहा था कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है और सूट प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है। उसका डिफेंडेंट कैसे प्रे करता है कि प्लेट को डिसमिस कर दो या प्लेट को रिजेक्ट कर दो। उसके बाद वही वेरिफिकेशन, यहाँ वो डिफेंडेंट थ्रू काउंसिल लिखता है, वो भी एफिडेविट देता है प्लेंटिफ की तरह। ये देखिए जब वो वेरीफाई, तो उसके बाद हमने बताया था कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ऑर्डर 14 में कैसे करना है। ऑर्डर 14 में हम डिस्प्यूटेड फैक्ट्स पर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जजमेंट का मेन पार्ट होता है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हम डिटर्मिन तभी करते हैं जब हमारे पास इश्यूज होते हैं, और इश्यूज में मैंने आपको लॉ ऑफ एविडेंस का उन लोगों को बताया था कि एविडेंस में हम देखते हैं ओनस किसके पास जाएगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट के अंदर 3 ही पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स, पार्ट 2 टॉक्स अबाउट प्रूफ, पार्ट 3 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। तो हम ये सेटलमेंट ऑफ इशू में जब हम ये इश्यूज लिखते हैं, तो ये यहाँ पर हम बटन डालते हैं। इन तीनों पर बटन डाला हुआ है, ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ, और ये इस पर डाला हुआ है 4 पर, 5वें पर डाला हुआ है बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर, और 6वां डाला हुआ है बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि हम हिंदी और इंग्लिश द्विभाषी यूज कर रहे हैं, दोनों तरह के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, देखिए ये वही सेम स्टडी है, और ये उनका वाद पत्र है, और वाद पत्र के बाद ये इनका डब्ल्यूएस है, यानी कि लिखित कथन प्रतिवाद पत्र, और इसके बाद ये मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए, इसमें भी इसी तरह से बटन डाला गया है, वो भी पढ़िए। तो अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिन वीडियो में मैंने ये सब बातें कही हैं। इट विल टेक फ्यू सेकंड। इसको हम देखेंगे, और हमारा क्वेश्चन
आपने दी जब मेरे पेरेंट्स है और उसको तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन रहेगा कि हमें क्या क्या काम करना है, हमें क्या करना लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका काफी कौन इसके जानना है मैंने आपको बताया कि इसको ये हमारा और साथ ही चलिए हमारे खत्म हो गए तो हमें इसके बाद एक से लेकर जो तक के जो हमारे पैराग्राफ में आज से लेकर पुस्तक में जो हमारे पैराग्राफ में ये करने के बाद हम लोग इसका मैंने आपको बताया है कि वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि कोई भी नाम के बारे में हम सत्यापित करेंगे वेरीफाई करेंगे तो ये अपने नाम करेंगे ना तो आप जितने करते हैं इसके लिए आपको 3-4 लिंक या करेंगे और कंप्लेंट करेंगे और कोई करेंगे और ना ही आप यहाँ पर ये करते हैं हम सो ना तो आप जितने करते हैं हमने इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट की जो कि हमारा लक्ष्य में हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट में उसका जो काम करें इसमें कुछ नया नहीं है रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और दूसरे में ये सबसे बड़ा है ना मैं आपको बता देता हूं नया जो सबसे बड़ा है जो और जो हमें कहना है वो हमें छोटी चीजें नहीं करना अभी से मेडिकल का था तो मैंने पेज दिया है उसके बाद मैंने देखा बाय कैश और ये कोई भी एग्जिट नहीं दे रही मैं तो लगा अभी इसका नाम है अभी ये काफी बहुत अच्छी नहीं है और मैंने जो कुछ किया बाकी लोग पेज दिया इसको देखो और उनको आगे वही वेरिफिकेशन हमने आपको बताई इसका भी हिंदी बोलेंगे इसी डिग्री को डिपेंडेंट करेगा आपको कंपनी उसके बाद हमारा तीसरा जो इशू था वो था सुप्रीम कोर्ट इशू हमने आपको ऑर्डर कॉपी की इम्पोर्टेंट बनाई है ऑर्डर कॉपी में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफर इशू करेंगे और
अच्छी तरह है उसको तो हमारे इश्यू था क्या उसको मान देने का क्या लड़की का गाइडेंस है इस तरह क्या मुझे क्या उसे डोनेशन का क्या उसे कॉस्ट पे करनी है। तो हमने देखा कि ये हमने लेक्चर अपने जजमेंट सीरीज के क्रैश कोर्स में 18 मई को दिया, जिसमें हमने ये फाइनली जो सारा बना हमने पूरा का पूरा बच्चों को एक एक चीज उन्होंने खुद करके दी, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्या क्या उन्होंने कमी दी, कैसे कैसे करना था, वो हमने फाइनली उनको तैयार किया और उनकी स्किल्स डेवलप की। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बच्चों ने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि जब हमने पहला क्वेश्चन अपना पूरी प्रैक्टिस वाला एकदम से देखा और हमने हमारी कलम बिल्कुल स्मूथ चली और हमने इतने अच्छे तरीके से अपने पेपर को किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। और इस पेपर के सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमने जजमेंट राइटिंग की क्लास में प्रोविजंस भी देखे थे, प्रोविजंस भी सुने थे, प्रोसीजर का सारा जायजा ले लिया था, सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी थी। हमारे बाकी क्वेश्चन भी खटाखट बहुत बढ़िया से चलते गए और हमारा ये पेपर बहुत ही बढ़िया गया। और वो सारे के सारे बच्चे अब उनके अंदर एक आशा की किरण है कि वो पास हो जाएंगे और वो जज बन जाएंगे और न्याय व्यवस्था में योगदान देंगे भारत के। मैं उन सबके लिए शुभकामनाएं फिर से देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसी फोरम से डिक्लेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं एक रिटायर्ड जज हूँ। मैंने 30 साल जुडिशियल सिस्टम को सब किया है और ये प्लेट राइटिंग, डब्ल्यूएस राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग, ये सारे के सारे थोड़े टेक्निकल इश्यूज हैं। हमारे प्रोविजंस को कैरी करते हुए हमें बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि इसमें हम किसी तरह की गॉसिप्स नहीं डाल सकते। मैंने जजमेंट राइटिंग की क्लास में जब जजमेंट शुरू की थी तो मैंने बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दे रखी है जजमेंट राइटिंग के लिए, क्या क्या प्रोविजंस है हमारे पास प्लेट राइटिंग और डब्ल्यूएस राइटिंग के लिए, और हमारे को ये करने के लिए, बिकॉज ये जज का अनूठा काम है, बहुत ही पायस वर्क है, बहुत ही उसे ध्यान से करना होता है। इसमें लोगों की राइट्स एंड ड्यूटीज इन्वॉल्व होती है, उनके जिंदगी के डिसीजन होते हैं, लाइफ एंड लिबर्टी इन्वॉल्व है। तो जज को उस कुर्सी पे बैठ के पूरे लॉ के प्रोविजंस को ध्यान रखते हुए बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ, बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के उन्हें ये काम करना। तो हमने ये काम किया। अब मैं यहाँ इसी फोरम से डिक्लेयर करती हूँ कि मैं 15 जून से एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रही हूँ। टेस्ट सीरीज क्या है? हम एक पेपर देंगे, वीकली पेपर बच्चों को, जो सब्जेक्ट वाइज होगा, उस वो सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को कवर करता होगा, जो कि जुडिशरी में आएगा। स्टूडेंट जो भी इसको ज्वाइन करेंगे वो उस पेपर को देंगे वीकली, यानी कि संडे को। वो जो हमें आंसर करके देंगे हम उनको इवेल्युएट करेंगे, उसको इवेल्युएट करके हम पूरे वीक में उस वाले पूरे सब्जेक्ट पर उसके क्वेश्चंस में इवेल्युएशन करके एनालिसिस करेंगे कि कितना सही है, कैसे लिखना है, क्या सही तरीका है लिखने का, और हमें कितना लिखना चाहिए और क्या चीज नहीं लिखनी चाहिए, सारे डूज एंड डोंट्स एंड उसके सही तरीके। मेरा ये मानना है कि जुडिशरी में जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं, जो जुडिशरी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपकी नॉलेज होती है, आपने टिक टिक करके ऑब्जेक्टिविटीज के साथ आंसर करना है। लेकिन जब आपका मेंस एग्जाम होता है तब वो आपके दिमाग में कितना आपने समझ लिया लॉ को और किस ढंग से आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, किस ढंग से आप उसको अप्लाई करोगे, ये देखना होगा। इसलिए उस परीक्षा के लिए आपके माइंड में जो फॉर्मेट है, प्लेन राइटिंग का, डब्ल्यूएस राइटिंग का, जजमेंट राइटिंग का, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का, इसके साथ साथ लॉ की आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अप्रिशिएशन ऑफ लॉ, और आपको आंसर कैसे लिखना है। देखो जज का काम क्या है? ऑर्डर्स लिखना और जजमेंट लिखना। हियरिंग को ध्यान से सुनना, कि लॉ के प्रोविजन को ठीक से समझना, उनको अप्लाई करके उसको रिप्रोड्यूस करना ऑर्डर की। He has to work, he or she has to work in the public court. तो उनकी न सिर्फ लॉ की क्लैरिटी चाहिए, लैंग्वेज की क्लैरिटी चाहिए, बल्कि उनको कब, कहाँ, कितना लिखना है, कितना कम लिखना है, कितना ज्यादा लिखना है,
और कितना छोड़ना है, कितनी बकवास हमें नहीं लिखनी है, ये सब चीजों के लिए उनका जो मेंस का पेपर होता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो भी चाहते हैं कि वो जज बने, उनके लिए हम ये फिर से क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं आंसर राइटिंग। बेसिकली दिस इज आंसर राइटिंग, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत डिफिकल्टी है। एंड हमारा ये जो ग्रुप है, ये हमने कुछ जजेस ने मिलकर शुरू किया है, ताकि हम मेरिटोरियस बच्चों को न्याय व्यवस्था बना सकें, जिनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर क्लियर हो, जिनका कॉम्प्रीहेंशन, जिनका कंपोजिशन ऑफ दी सब्जेक्ट अच्छा हो, जिनकी लैंग्वेज की क्लैरिटी हो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, और वो उसे कैसे पुट करेंगे और वो कैसे पब्लिक में जाएगा। बिकॉज उनका लिखा हुआ एक एक ऑर्डर, उनका लिखा हुआ एक एक जजमेंट, उसके यूजर कौन है, वो पार्टी है जिनका राइट डिसाइड किया है, जिनकी लाइफ डिसाइड की है, या फिर वो वकील है जिन्होंने उनके उस राइट को आगे चैलेंज करना है, या फिर कौन है हमारे हायर, जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छे से लिखें। तो जब आप परीक्षा देने जाते हैं और आपको उस कुर्सी में बिठाना चाहते हैं, तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, लैंग्वेज की क्लैरिटी, उसका कॉम्प्रीहेंशन, उसको पुट करने का तरीका, सब कुछ बहुत सटीक और बहुत अच्छा जुटा हुआ होना चाहिए। हम इस प्रयास को अपनी टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की इस नए क्रैश कोर्स से पूरा करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ने से आपको फायदा मिल सकता है आपके करियर को बनाने में, तो हम आपके साथ हैं और हम पूरी तरह से आपका साथ देना चाहते हैं। और हम इस सेशन को एब्सोल्युटली इंटरेक्टिव रखेंगे, ताकि इंडिविजुअल डिफिकल्टीज को भी हम टेकल कर सकें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। I wish all good luck for all the students who are appearing in the